जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि इस सप्ताह में ऐसे कौन से पॉइंट्स है, इस सप्ताह के पेपर में ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी काम आ सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स में महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि संयुक्त राष्ट्र ने यह अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2024 में आर्थिक वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र का यह अनुमान है कि अमेरिका का वृद्धि दर 2.3% के हिसाब से रहेगा, चाइना 4.8% के हिसाब से, और भारत सबसे आगे 6.9% के हिसाब से उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, ग्रोथ करेगी। क्योंकि जो निवेशक चाइना की तरफ मूव कर रहे थे वो निवेशक अब भारत की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसका फायदा डायरेक्ट भारत को होने वाला है। क्योंकि आपने देखा कोरोना काल में सारे देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हुई, लेकिन एक भारत ही एक इकलौता ऐसा देश आपको दिखेगा जिसने अपने अर्थव्यवस्था को क्या किया, संभाल लिया। और निवेशक इसलिए इधर आने का प्रयास है कि चाइना की अपेक्षा भारत, एक तो भारत में आपकी युवा आबादी सबसे अधिक है, जनसंख्या में हम चाइना से भी आगे हैं, और युवा आबादी जनसंख्या में हम चाइना से तो आगे है, साथ में जो हमारे पास जनसंख्या है उसमें युवा आबादी सबसे ज्यादा है। और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा युवा में होता है। निवेशक हमारे यहाँ आएंगे, और ये जो संयुक्त राष्ट्र ने ये अनुमान लगाया है, और ये विकास दर का हमारा जो आंकड़ा उसने खींचा है कि 6.9% के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आपको बस इतना दिमाग में रखना है, ये इसलिए डाल दिया गया कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ सकता है कि माइग्रेन और अल्जाइमर किस अंग से संबंधित है, तो ये दोनों बीमारी मस्तिष्क से संबंधित है। चूंकि पेपर में अगर इन दोनों बीमारियों का चर्चा किया है तो कोई गारंटी नहीं है कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहां माइग्रेन और अल्जाइमर से प्रश्न बना के पूछ सकता है। बस आपको माइग्रेन और अल्जाइमर ध्यान में रखना है। अगर इससे समय तो माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को आधे सिर में पीड़े की शिकायत होती है, पीड़ा आधे सिर में, जबकि अल्जाइमर में पीड़ित व्यक्ति को सोचने की क्षमता प्रभावित होती है और उसका याददाश्त कमजोर हो जाता है। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि माइग्रेन व अल्जाइमर कौन बीमारी है और किस अंग से प्रभावित करता है। बस इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ लेना है, क्या हो सकता है कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये माइग्रेन या अल्जाइमर प्रश्न पूछने को मिल जाए या एग्जाम में पूछ दे आपको। ठीक है, देखिए नेपाल ने गुणवत्ता को लेकर भारतीय मसाला उत्पादों को प्रतिबंध लगाया। देखिए पहले सिंगापुर, उसके बाद हांगकांग और फिर नेपाल, इस तीनों ने एमडीएच और एवरेस्ट मसालों को क्या किया है, प्रतिबंधित कर दिया। सिंगापुर, हांगकांग के बाद नेपाल ने भी क्या किया है कि इसमें क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि एथिलीन ऑक्साइड, इस नाम को आप अपने दिमाग में रखिएगा। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि एथिलीन ऑक्साइड क्या है। देखिए मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। और इस एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों में इस एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है, जिस कारण से सिंगापुर, हांगकांग ने पहले प्रतिबंध लगाया, उसके बाद नेपाल ने प्रतिबंधित कर दिया इन मसालों को। आपको सिंगापुर, हांगकांग और नेपाल, इन तीनों देशों को आप ज्योग्राफी के हिसाब से भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान, यह एक चक्रवाती तूफान है रेमल। आपको बस इतना याद रखना है कि रेमल जो चक्रवाती तूफान है ये कहां आ रहा है, तो सीधे बंगाल की खाड़ी में। मानसून से पहले बंगाल की खाड़ी में यह पहला चक्रवात है। ठीक है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवात के नामांकन के प्रणाली के अनुसार इस तूफान का नाम रेमल रखा गया है, रेमल। तो रेमल नाम आप दिमाग में रखिएगा, चक्रवाती तूफान का नाम है और ये बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। बस आप रेमल चक्रवाती तूफान का नाम आपको एग्जाम में हो सकता है, चक्रवाती तूफानों के बारे में अक्सर एग्जाम में बातें पूछती रहती है, हो सकता है पूछ दे। इस कारण आप रेमल चक्रवात का नाम दिमाग में रखिएगा। और कहां आ रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में।
ठीक है। ईरानी राष्ट्रपति विदेशी मंत्री सहित 9 लोगों की मौत। ये इब्राहिम रईसी हैं जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गई, देहांत हो गई। अजरबैजान से ये लौट रहे थे और बीच में ही मौसम खराब के कारण इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इनकी उसी में देहांत होगी। उनके साथ साथ बहुत और काफी लोगों को भी देहांत हुई है। कहा यह जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उनके मौत के पीछे कहीं साजिश तो नहीं। इसमें कुछ देश का नाम भी आ रहा है, जैसे कुछ लोग कह रहा है कि अमेरिका ने कहीं प्लान तो नहीं कर दिया, या ईरान ने तो कहीं, क्या इजराइल ने तो कहीं प्लान नहीं कर दिया, कहीं अजरबैजान ने ही तो नहीं प्लान कर दिया, या फिर कहीं यूक्रेन ने तो कहीं प्लान नहीं कर दिया। इन 4-5 देशों का नाम आ रहा है। ईरान, अमेरिका का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ईरान पे काफी ज्यादा प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी रईसी अपने ईरान को बहुत राजनीतिक और कूटनीतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से आगे लेके जा रहे थे। और कहा यह जा रहा था कि 1 सप्ताह के अंदर ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाता, और शायद वो बनने के बाद यह भी कह चुका था कि 2 और देशों को मैं परमाणु संपन्न बनाऊंगा, जो अमेरिका के लिए बहुत समस्या खड़ा कर सकता था। इस कारण यह शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका का भी इसमें हाथ हो। इजराइल के लिए शक इसलिए जाहिर किया था कि कुछ समय पहले ही इजराइल पे हमले किए थे ईरान ने, और साथ में आपको जो आप मैप में देखिएगा, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। देखिए ये कैस्पियन सी है, ठीक है, और यही है अजरबैजान, ठीक है, ये और ये अर्मेनिया है, हरियर का देख लीजिए। ये रसिया है जो इधर से सटा हुआ है कैस्पियन सी से। कहा यह जा रहा है कि इजराइल है, अर्मेनिया और एक बार अजरबैजान का लड़ाई हुआ था, और अर्मेनिया और अजरबैजान के लड़ाई में अजरबैजान का साथ न देके ईरान ने अर्मेनिया का साथ दिया था और काफी मात्रा में हथियार उसको निर्यात किए थे। इसके लेके अजरबैजान और ईरान में भी खटपट हो गई थी, और इसको लेके अजरबैजान इजराइल के साथ दोस्ती माहौल बना लिया था। इन दोनों के दोस्ती के बीच ईरान इनके फ्रेंडशिप को तोड़ने का काम करने जा रहे थे। अजरबैजान जाना, वहां उद्घाटन करना डैम वगैरह का, और उनके साथ जो व्यापारिक रिलेशन है, क्योंकि यहां से यहां इसके साथ जो व्यापारिक रिलेशन ये क्या करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे इजराइल का अजरबैजान से। अगर व्यापारिक रिलेशन टूटेगा तो यहां मजबूत ईरान होगा, और कैस्पियन सी पे इसकी पकड़ व्यापार तो वैसे भी चल रहा है। दूसरा, जब ये इनके और ऊपर से ये जो कर रहे थे, ईरान के जो राष्ट्रपति थे, ये सबसे ज्यादा जो था प्रॉक्सी वार कर रहे थे, उससे ही परेशान थी। प्रॉक्सी वार कहने के मतलब कि इनके अंदर जो भी आतंकवादी संगठन थे उनको ये फंड या फिर हथियार मुहैया करा थे। जैसे आपको रेड सी में यहाँ पे हुत्ती, गाजा पट्टी में हमास, और सारे आतंकवादी संगठन रेड सी यहाँ से ब्रिटेन और अमेरिका के व्यापार करना मुश्किल कर दिए हैं। इधर माल आना, इस एरिया में माल आए कैसे अरबियन सी में, उसके लिए जब आ रहा है वो ड्रोन से हमला कर, उनके पास ड्रोन आएगा कहाँ है, हुत्ती आतंकवादी संगठन के पास ड्रोन कहाँ से आ गया। ड्रोन ईरान उन्हें सप्लाई करता है, हमास को भी हथियार सप्लाई करता है। ये सब चीज़ों को, ये जो प्रॉक्सी वार वो कर रहा था, ये प्रॉक्सी वार से भी पूरा क्या था, ये लोग जो देश थे इजराइल, अमेरिका, ये सब परेशान थे इनके। ये सारी कारण हो सकती है इनके हत्या के पीछे, लेकिन कभी क्लियर नहीं निकला है। इसका डायरेक्ट कहना कि हत्या उन्होंने करवाई है, ये गलत हो जाएगा। अभी जांच चल रही है, हालांकि जांच का सहायता मांगा है ईरान ने अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने जांच में मदद करने से क्या किया है, इनकार कर दिया है। जब इतना देखिएगा तो यहीं पे आपको गल्फ ऑफ ओमान है, और यहीं पे है चाबहार बंदरगाह, जो भारत को 10 सालों के लिए क्या है, मिल चुका है। इसका इंपॉर्टेंस ईरान के लिए भी उतना ही है और भारत के लिए भी क्या है, उतना ही है। ईरान कैस्पियन ओशियन में तो प्रवेश कर चुका है व्यापार के दृष्टिकोण से। ईरान की पहुंच
कैस्पियन ओशियन में तो है ही, यहाँ ये रसिया से भी, यहाँ ये रसिया से भी व्यापार करता है, कजाकिस्तान से भी करेगा, तुर्कमेनिस्तान से भी, मतलब जो भी कैस्पियन सी से सटे हुए देश है उन सबसे उसका व्यापार अच्छे से चल रहा है। उत्तर में तो उसका ठीक है, दक्षिण में चाबहार आ जाने से उसकी पहुंच अरबियन सी तक पहुंच हो जाएगी। अरबियन सी के साथ साथ कराची, कराची से गुजरात, गुजरात कंडला पोर्ट, कंडला से पूरा हमारा जितने ये पश्चिमी एरिया के पोर्ट है सब तक इसकी क्या होगी, पहुंच होगी। भारत, ये मैंने ईरान के दृष्टिकोण से कहा कि ईरान के उत्तर से लेकर पश्चिम में अरबियन सी तक में क्या होगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से उसकी पहुंच बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एक तो ईरान प्रतिबंधित देश है, अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब उसी प्रतिबंध को भरपाई करने के लिए इधर व्यापार का जाल फैलाएगा, तो जाहिर सी बात है इसको, इसके व्यापारिक दृष्टिकोण से इसको फायदा होंगे। भारत की जोर से फायदा ये होगा कि अब भारत यहां से माल पहुंचाएगा चाबहार, चाबहार से गाड़ी में लोड होगा सामान और सीधे पहुंचेगा अफगानिस्तान। ये चाबहार के माध्यम से एक तो पहुंच भारत का ईरान तक हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान तक हुआ, और ये कैस्पियन सी तक भी पहुंच सकता है। और कैस्पियन सी पे पहुंचने का कारण होगा ये जितने लैंड लॉक देश हैं, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो भी लैंड लॉक देश है, जो कि भारत को बहुत मुश्किल था इधर से पहुंचना, इधर आसानी से ये लैंड लॉक देशों तक पहुंच बना सकती है। और कैस्पियन हो से होते हुए यूरोप तक भी वो पहुंच सकता है, रसिया तक भी पहुंच सकता है, और काफी मात्रा में अपने समय और पैसे को बचा सकता है। भारत के दृष्टिकोण से यहां से यहां तक का सफर तय करना आसान हो जाएगा इस चाबहार बंदरगाह के माध्यम से। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल इसमें यह है, मुश्किल ये आन पड़ती है कि इससे 3 देश से इंपॉर्टेंस इसका डील है, एक तो ईरान, एक अफगानिस्तान और एक रूस, और ये तीनों देश प्रतिबंधित है। रूस भी प्रतिबंधित है, अमेरिका, रूस, अमेरिका, कनाडा, सारे पश्चिमी देश, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, सब प्रतिबंध लगा चुके हैं इस पे काफी। ईरान में प्रतिबंध है, अफगानिस्तान भी प्रतिबंधित है। तो इस बीच में भारत कैसे व्यापार करेगा और कैसे रिलेशन बना के चलेगा, वो उसमें माहिर है, और ये अच्छे से भारत कर भी लेगा। जब इसको चाबहार इसने 10 सालों के लिए ले ही लिया है, तो इसका इस्तेमाल भी भारत बहुत बेहतर तरीके से करेगा। यही समझाना था आपको यहाँ पे। तो चाबहार को भी दिमाग में रखना है आपको, याद रखिएगा आप, चाबहार को भी दिमाग में रखिएगा आप। साथ में ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान में है, जो चाइना की मदद से बन रहा है, वो भी दिमाग में आपको रखना है। साथ में कैस्पियन को भी दिमाग में रखिएगा, अरबियन सी को भी दिमाग में रखिएगा, हुत्ती को दिमाग में आप अजरबैजान को रखिएगा, और साथ में अर्मेनिया को भी रखिएगा। ये सब छोटे छोटे देश है, इस जोन में जो भी देश हैं, जो भी सी है, इन सबको फिजिकल और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिमाग में रखिएगा। प्रश्न के तौर पे कहीं से भी प्रश्न यहां से आ सकता है, और आएगा ही, क्योंकि ये बहुत हीटेड पॉइंट है। ठीक है, कोरोना के बाद अगली महामारी मायोपिया। ये मायोपिया साइंस के दृष्टिकोण से प्रश्न के बारे में पूछता है, और प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है। इसी मायोपिया को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और 2 दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, एक दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर के दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो आप और मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। तब साइंस के दृष्टिकोण से आप मायोपिया को दिमाग में रखिएगा। आप प्रीवियस ईयर जब प्रश्न बनाइएगा पीसीएस का, तो उसमें इससे प्रश्न पूछे हुए हैं, निकट दृष्टि दोष से भी, मायोपिया से भी। ठीक है, तो मायोपिया को आप दिमाग में रखिएगा। और जाहिर सी बात है ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोरोना काल के बाद बच्चे मोबाइल पे ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, मोबाइल पे समय ज्यादा बिता रहे हैं, जिस कारण से उन्हें मानसिक तनाव के साथ साथ आंख में भी समस्या आएगी ही। और उसी का सर्वे है कि कोरोना के बाद मायोपिया ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। अंबेडकर नहीं होते तो नेहरू एससी एसटी के आरक्षण नहीं मिलने देते। देखिए
ये पॉलिटिकल बातें हैं। आज अभी इलेक्शन का समय है, राजनेता क्या कर रहे हैं उससे आपको दिमाग नहीं लगाना, लेकिन इतना दिमाग लगाना है इस इलेक्शन में बार बार अंबेडकर का चर्चा, बार बार SC ST और आरक्षण का चर्चा। आपको पॉलिटी के हिसाब से ये देख लेना है कि अंबेडकर के संविधान के निर्माण में क्या भूमिका है, उनके भूमिका और उनसे जुड़े जो भी तथ्य है और जो भी कंसेप्ट है अंबेडकर को अच्छे से पढ़ लेना है। आरक्षण से SC ST OBC जो आयोग है, किस अनुच्छेद के तहत वो आयोग का गठन किया गया है, उस अनुच्छेद को देख लीजिएगा, अंबेडकर के भूमिका को देख लीजिएगा। ये बस अंबेडकर को और SC ST OBC आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ वो आयोग को देख लीजिएगा। बस इतना देख लेना है आपको पॉलिटी के हिसाब से, क्योंकि पॉलिटी के हिसाब से आपको इस पॉइंट से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान से भटक कर ग्वालियर पहुंचे माता सीता। आपको बस इतना दिमाग रखना है कि ये कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान कहां है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान का चर्चा आया, बस आपको MP में कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान है, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम में पूछ सकता है कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो MP में। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गूंजी महिला पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज। अब ये महिला पंचायत प्रतिनिधि है जिनकी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आवाज पहुंची है। इनमें त्रिपुरा की सुप्रिया दास दत्ता, आंध्र प्रदेश की कुन्नून हेमा और राजस्थान की नीरू यादव। आपको बस इतना याद रखना है कि पंचायत। अब आपको भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब आई, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ समितियां हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति को देख लीजिएगा, आपको थुंगल समिति देख लीजिएगा, सिंघवी समिति देख लीजिएगा, राव समिति देख लीजिएगा। ये कुछ 4-5 समितियां ऐसी हैं जो पंचायत से संबंधित है और मिलान करने के लिए पूछ देता है साल के हिसाब से। तो जो पंचायत से संबंधित जो भी समितियां हैं उस समितियों के साल के साथ देख लीजिएगा। सारी समितियों को पंचायत से संबंधित 4-5 समितियां हैं और साथ में 73वां और 74वां संविधान संशोधन देख लीजिएगा कब हुआ और इसको कैसे संशोधित किया गया, इसके अंदर इस पंचायत से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है पॉलिटी के हिसाब से। ये सारी चीजें पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी के हर प्रश्न में आपको पंचायत से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहते ही रहते हैं। और चूंकि अब ये चर्चा आ गया है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, तब तो आपको और अच्छे तरीके से इस पॉइंट को पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें ये क्या हुआ है, बस आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत उछला 39वें स्थान पर। देखिए, विश्व आर्थिक मंच की यात्रा में पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पे पहुंच गया है। यानी कि इसमें ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत को 2024 में 39वां स्थान मिला है। ये 2021 में 54वां था। यानी कि 2024 में इसका स्थान क्या है, 39वां। ये दिमाग में रखना है, प्रश्न पूछ देगा ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत को कौवा स्थान मिला है, तो 39वां। बस ये आपको इतना याद में रखना है। ठीक है, खत्म। इन सारे पॉइंट्स को आप अध्ययन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा सही से, क्योंकि किसी ना किसी रूप में हो सकता है कि प्रश्न के रूप में आपको सामना करने को क्या है, मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।